मकान मालिक मेरी पत्नी पर गंदी नज़र रखता था क्योंकि मेरी पत्नी दिखने में बहुत ही हसीन थी। लेकिन उसके मुकाबले मैं एक अपाहिज आदमी था। मैं गरीब इंसान था। मजदूरी करके मैं अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट में मैं अपनी दोनों टांगों को खो चुका था। मेरी पत्नी ही अब घर संभालती थी। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था, लेकिन मेरा मकान मालिक रोज़ बहाने से हमारे घर पर आ जाता। फिर धीरे धीरे मेरी पत्नी में भी कुछ बदलाव आने लगे थे। वह हर रोज़ रात को कमरे से गायब हो जाती थी, जिसे देखकर मुझे बड़ी ही चिंता सताने लगती थी। मैं अपाहिज था, इसी वजह से मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। लेकिन फिर ये सिलसिला अब रोज़ शुरू हो चुका था। अब मुझे अपनी पत्नी पर भी शक होने लगा था। इसी वजह से एक रात मैं सच जानने के लिए अपनी पत्नी का पीछा करने लगा था। मैं अपाहिज था, इसी वजह से मैं एक लकड़ी के सहारे धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। जब मैं मकान मालिक के कमरे तक गया तो मुझे बाहर से बड़ी ही तेज तेज वह वाली आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं कमरे से झांक कर देखा तो मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि मेरी पत्नी एक लाल कलर की नाइटी पहनकर मकान मालिक के ऊपर चढ़कर बड़े ही जोश के साथ, कभी कभी इंसान का हद से ज़्यादा किसी पर विश्वास करना और शक करना दोनों ही मामले में इंसान को मुसीबत में डाल देता है। अगर हम किसी पर हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं तो वह भी आने वाले वक्त में हमें धोखा दे ही जाता है। अगर रिश्ते में शक नाम का कीड़ा आ जाए तो वह भी अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ ही देता है। इसी तरह ही ये सिलसिला मेरे साथ शुरू हुआ था। सो दोस्तों, मेरी ये कहानी उन दिनों की है जब मैं गोरखपुर गांव में रहता था। मेरा नाम महेश है। मेरी उम्र 25 साल है। मुझे बचपन से ही पैसे कमाने की बड़ी चाहत रहती थी, क्योंकि मेरी आधी ज़िंदगी गरीबी में गुजरी थी। माँ बाप मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं सके थे, क्योंकि हमारे घर के हालात बड़े ही ख़राब थे। मेरे घर में मुझसे छोटा एक मेरा भाई रहता था और 2 बहनें थीं, जिसकी शादी हम लोगों ने बहुत पहले ही करवा दी थी। मैं लोगों के घरों को बनाने का काम करता था, लेकिन गांव में लोग घर कम ही बनाया करते थे। इसी वजह से मेरी कमाई इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग मिट्टी के घर बनाकर ही उसमें खुश रहते थे। किसी को भी ज़्यादा चीज़ों की लालच नहीं होती थी। लेकिन इतने कम पैसे कमाकर और उससे गुजारा करना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। मैंने इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी कि कोई मुझे नौकरी पर भी रख लेता। मैं यूं ही गांव के तालाब में बैठकर सोच रहा था। तभी दूर से भागता हुआ एक मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया था, जिसका नाम था सुरेंद्र। सुरेंद्र मुझे कहने लगा कि महेश यार, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। तभी मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने उसे कहा कितने कम पैसों से गुजारा कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। तभी मेरा दोस्त मुझे बताने लगा कि वह शहर जाकर मिस्त्री का काम करता है। अगर तुम भी चाहो तो तुम भी हमारे साथ वहाँ चलो। हम दोनों मिलकर वहाँ खूब पैसे कमाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे घर बनते हैं। उन घरों को बनाने के लिए बहुत सारे मिस्त्री की ज़रूरत भी पड़ती है। वह काम की परेशानी तो नहीं है, लेकिन सिर्फ रहने का तुम्हें जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो वहाँ अपनी मौसी के घर पर रहता हूँ। सुरेंद्र की बात सुनकर मुझे भी अपनी ज़िंदगी में एक रोशनी मिली थी। मैंने कहा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम भी मुझे वही काम पर लगवा दो, ताकि मेरे लिए काम आसान हो सके। जब हाथ में थोड़े पैसे आ जाएंगे तो मैं एक किराए का घर ले लूँगा। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम बस आने की तैयारी करो। मैं कल ही वापस शहर के लिए रवाना होने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। ये सुनते ही मैंने अपने दोस्त को खुशी से गले लगाया और खुश होकर मैं वापस अपने घर पर आ गया। घर आकर मैंने ये बात अपनी माँ पापा को बताई, जिसे सुनकर वो थोड़े निराश हुए थे। वह कहने लगे कि मैं इतनी दूर अकेला वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाकर क्या करूँगा, मेरा खाना पीना कैसे होगा। मैं हर माता पिता को अपने बच्चे की फ़िक्र रहती है, उसी प्रकार मेरे माता पिता को मेरे लिए हो रही थी। मैंने अपनी माँ को यही समझाया। मैंने कहा कि माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, कुछ दिन की परेशानी होगी, बाद में हम सब के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। आप बस मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें। फिर घर वालों ने भी खुशी खुशी मुझे वहाँ जाने की अनुमति दे दी थी। मैंने तुरंत शाम को
अपना सारा सामान पैक कर लिया था। अब मैं बड़ा ही ज़्यादा खुश था। अब मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगा था। फिर दूसरे दिन मैं अपने दोस्त के साथ शहर के लिए रवाना हो गया था। शहर जाकर मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छी सी जगह पर काम भी दिलवा दिया था। धीरे धीरे मैं वहाँ पर रहकर काम करना भी शुरू कर दिया था। एक हफ्ते के अंदर ही मेरे पास काफ़ी अच्छे पैसे भी आ चुके थे, जिससे मैं किराए का घर ले भी सकता था। मैं इसी तरह रोज़ मन लगाकर काम भी करने लगा था। मेरा काम देखकर मेरा जो मालिक था वह मुझ पर बड़ा ही मेहरबान हुआ था, क्योंकि मैं बाकी मिस्त्रियों की बजाय काम ज़्यादा करता था, जिसकी वजह से उन्होंने खुश होकर मुझे कुछ पैसे इनाम के तौर पर भी दिए थे, जिससे मेरे हालात काफ़ी बेहतर भी हो चुके थे। मैं इस बिल्डिंग में ही रहकर अब काम किया करता था। इस बिल्डिंग के बगल में एक औरत अपनी बेटी के साथ चाय की दुकान लगाती थी। जब मैं उसकी बेटी को देखा तो उसकी बेटी को देखकर मैं पूरा मदहोश हो चुका था। वह लड़की दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं मनमोहित हो चुका था। उस लड़की का नाम गायत्री था। अब मैं रोज़ बहाने से वहाँ पर चाय पीने के लिए जाया करता था। वह लड़की भी मुझे इशारों इशारों में स्माइल दिया करती थी। मुझे वह लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी थी। मैं चाहता था कि मैं अब उस लड़की के साथ शादी करूं, लेकिन इस शहर में रहने के लिए मेरे पास एक किराए का घर भी नहीं था। इसी वजह से मैं रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाकर काम किया करता था। मुझे अब यहाँ पर रहते हुए 2 महीना बीत चुका था। मेरे पास काफ़ी अच्छे पैसे भी जमा हो चुके थे, जिससे मैं एक किराए का घर भी ले सकता था। मैंने उस लड़की की माँ से उस लड़की का हाथ भी मांग लिया था। वह औरत मुझे तो रोज़ देखा करती थी। उसे पता था कि मैं इस बिल्डिंग में दिन रात कितनी मेहनत किया करता हूँ। उस औरत को भी मैं उसकी बेटी के लिए सही आदमी लगा था। इसी वजह से वह अपनी बेटी की शादी कराने के लिए मुझसे जल्द ही मान चुकी थी। फिर मैंने अपने परिवार से भी इस बारे में बात की थी। फिर हम दोनों के परिवार वालों ने मिलकर बड़ी ही सादगी के साथ मेरी शादी उस लड़की के साथ कर दी थी। शादी से पहले ही एक दिन मैंने किराए का घर भी ले लिया था। शादी करके अब मैं उस घर में जाकर शिफ्ट हो चुका था। शादी की रात मैंने उस लड़की पर खूब प्यार लुटाया था। वह लड़की बड़ी ही सुलझी किस्म की थी। मैं जब भी शाम को काम से घर वापस आता तो वह मेरे लिए ढेर सारे तरह तरह के पकवान बनाकर रखा करती थी, जिसे देखकर मुझे बड़ी ही खुशी मिलती थी। मैं अपनी ज़िंदगी में इसी तरह की ख्वाहिश रखता था कि मेरी पत्नी हो जो मुझ पर खूब प्यार लुटाए, मेरी परवाह करे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मानो मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अब हासिल कर भी लिया हूँ। अब मेरे हालात भी पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर भी हो चुके थे। धीरे धीरे मैंने घर का सारा सामान भी बनाना शुरू कर दिया था और मैं कुछ पैसे अपने गांव अपने माँ बाप को भी भेज दिया करता था। माँ बाप भी अब बहुत ही खुश थे। इसी तरह मेरी ज़िंदगी भी बीत रही थी। मेरी पत्नी भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। हम जिस मिस्त्री का काम मैं किया करता था वह मेरा काम वहाँ पर मुकम्मल हो चुका था। अब मुझे दूसरी जगह पर काम ढूंढना था। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे दूसरी जगह पर भी काम मिल चुका था, लेकिन यहाँ पर काम करते हुए मुझे 1 महीना ही बीता था कि तभी फिर अचानक एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जो मैं घर बना रहा था वह घर बनाते हुए मेरा पाँव सीढ़ियों से फिसल चुका था, जिसकी वजह से मेरी एक टांग पर फ्रैक्चर आ चुका था। अब मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता था। मुझे डॉक्टर ने सख्त आराम के लिए कहा था कि अगर मैं ज़्यादा जल्दबाजी करूँगा तो मेरा पैर टूट भी सकता है। जो पैसे हमने जमा किए थे अब उसी से हमारा घर भी चल रहा था। मेरी पत्नी को सिलाई का काम आता था। अब घर बैठकर ही वह लोगों के कपड़े सिला करती थी। मैं जिस किराए के मकान पर रहता था के ऊपर वाला कमरा मेरा मकान मालिक रहा करता था। वह भी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही वहाँ पर शिफ्ट हुआ था, नहीं तो पहले हम लोग सिर्फ अकेले ही रहा करते थे। लेकिन उसका स्वभाव बड़ा ही अलग किस्म का था। जब महीने के आखिरी दिन वह हमारे घर पर किराया लेने के लिए आया तो वह मेरे हालात देखकर थोड़ा सा अफसोस भी करने लगा था। लेकिन फिर दूसरी तरफ वह मेरी पत्नी को बड़ी ही अलग किस्म की निगाहों से देख रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद भी नहीं आ रहा था।
मकान मालिक के जाने के बाद मैं अपनी पत्नी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता था। मैं उसे अक्सर कहा करता कि तुम किराया मत दिया करो, मैं उसे खुद ही किराया दे दिया करूँगा। जिसे सुनकर मेरी पत्नी मुझे अक्सर कहा करती थी कि आप कैसे देंगे, आप तो भी चल भी नहीं सकते हैं। डॉक्टर ने पूरे 6 महीने आपको आराम करने के लिए कहा है। मैं अपनी पत्नी की बातें सुनकर थोड़ा अफसोस करने लगा था, क्योंकि मेरी पत्नी जो कह रही थी वह अभी सही कह रही थी। अब मैं दिन भर बिस्तर पर लेटकर ही अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। मेरी पत्नी ही अब घर को अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन कितने दिनों तक ऐसा चलता। जो भी हमारी जमा पूंजी थी वह भी ख़त्म होते जा रही थी। अब हमारे हालात पहले से ज़्यादा ख़राब होने लगे थे, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन एक बात बड़ी ही अलग किस्म की थी। मकान मालिक अब हर रोज़ कुछ न कुछ बहाने से हमारे घर आया जाया करता था, जिसे देखकर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता था। लेकिन मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। मेरा मकान मालिक कभी चीनी मांगने आता तो कभी चावल। मुझे समझ में यह नहीं आता कि इसके पास महीने के किराया जाता है और उसके पास पैसे तो है, लेकिन वह हर रोज़ कुछ न कुछ बहाने से हमारे घर पर कुछ न कुछ मांगने के लिए आ जाता, और मेरी पत्नी भी बड़ी खुशी खुशी उसे वह सब दिया करती थी। मेरी पत्नी का भी स्वभाव धीरे धीरे चेंज होता जा रहा था, जिसे देखकर मुझे चिंता सताने लगी थी। मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। कहीं मेरे अपाहिज हो जाने से कहीं मेरी पत्नी मुझे धोखा ना कर बैठे। लेकिन मैं अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वैसे अपना वहम समझकर मैं टाल दिया करता और मन ही मन यही सोचता कि कुछ दिनों की और बात है, जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी तब मैं ये घर छोड़कर और कहीं दूर एक अच्छी जगह में घर ले लूँगा। लेकिन अब दिन ब दिन हालात भी ख़राब होते जा रहे थे। मैं जितना भी अपने आप को समझाने की कोशिश करता, लेकिन उन दोनों को देखकर मुझे खुद ब खुद गुस्सा आने लगता था। मैं अपने जज्बात पर काबू ना कर पाता। मेरी पत्नी भी बड़ी खुश होकर मकान मालिक से बातें किया करती। जब मैं उससे पूछता कि मकान मालिक से क्या तुम बात कर रही थी, तो वह मुझे घुमा फिरा कर मेरी बातों को टाल दिया करती। एक रात मैं सो रहा था, तभी मुझे खांसी लगी। मैं पानी पीने के लिए उठा। जब मैंने देखा तो मेरी पत्नी बगल में ही नहीं थी। मैंने सोचा शायद वह वॉशरूम में गई होगी। इसी वजह से मैं पानी पीकर दोबारा सो चुका था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब हमारे घर में हालात बेहतर होने लगे थे, लेकिन मुझे समझ में यह नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब मैं उससे पूछता तो वह मुझे यही कहा करती कि वह कपड़े सिलकर उसकी अच्छी कमाई हो रही है, जिसे सुनकर मैं उसके आगे एक लफ्ज़ भी कुछ ना कहता। लेकिन अब रोज़ रात को यही कुछ होता। दूसरे दिन भी जब मैं सो रहा था तो मेरी पत्नी रात को मेरे पास मौजूद नहीं थी। अब मुझे उस पर शक होने लगा था, क्योंकि आखिर रोज़ रात को मेरी पत्नी कहाँ जाया करती थी। मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मुझ में चलने की भी हिम्मत नहीं थी। इसी वजह से हार पछता कर मैं दोबारा सो चुका था। दूसरे दिन जब मैं दोपहर का खाना खा रहा था तो मैंने बातों ही बातों में अपनी पत्नी से भी पूछा कि वह रात को मेरे पास मौजूद नहीं थी। तब वह मुझे हड़बड़ाते हुए कहने लगी कि नहीं, उसे प्यास लगी थी, इसी वजह से किचन में मैं पानी लेने के लिए गई थी। उसकी बातों को सुनकर मुझे यही लग रहा था कि वह मुझसे बेधड़क झूठ बोल रही है, क्योंकि रात को मैंने देखा था पानी तो कमरे में ही मौजूद था, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था। अब इसी तरह रोज़ रात को मेरी पत्नी गायब हो जाया करती थी। मुझे अंदर ही अंदर अब बड़ी ही चिंता भी सता रही थी। कहीं मेरी पत्नी मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा तो नहीं दे रही। मेरे मन में अब कई सारे सवाल भी चल रहे थे। अब मेरे घर के हालात भी दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे थे। घर में हर तरह की चीज़ मौजूद थी। अब मेरा शक पूरा सही जा रहा था। मुझे लग ही रहा था कि मेरी पत्नी मकान मालिक के साथ अपना चक्कर भी चला रही है और वही हमारे घर का खर्चा दे रहा है। इसी वजह से मेरे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर मेरी पत्नी मुझे पीठ पीछे धोखा दे रही है तो मैं खुद उसको तलाक दे दूंगा और उसे अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए मैं उसकी ज़िंदगी से और यहाँ से चला जाऊंगा। मैं मानता हूँ कि मैं अभी काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले मुझे इसे सच जानना था कि आखिर सच क्या है।
कहीं ये ना हो कि मैं एक वहम की वजह से अपने अच्छे खासे रिश्ते को खो बैठूं। इसी वजह से एक रात मैं सच जानने का ठान लिया था। इसी वजह से जब रात को मेरी पत्नी उठकर कमरे से गई तो तभी मेरी आंखें भी तुरंत खुल चुकी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सोया नहीं था। मैं बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि मेरी पत्नी कब कमरे से जाएगी और मैं तभी उसका पीछा कर सकूंगा। मेरी पत्नी को अच्छे से यह बात मालूम थी कि मैं उसका पीछा कभी भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं चल नहीं सकता था। लेकिन शायद ये मेरी पत्नी का वहम होगा, क्योंकि इंसान चाहे तो कुछ ना कर सकते हुए भी सब कुछ कर ही लेता है। मैंने पहले से एक लाठी बिस्तर के नीचे रखी थी। मैं उसी का सहारा लेते हुए कमरे से धीरे धीरे बाहर निकला था। मुझे चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज मुझे कैसे न तैसे करके सच जानना ही था। मकान मालिक का कमरा हमारे घर के ऊपर था, जिसकी वजह से मुझे सीढ़ियों से गुजरकर जाना था। मैं बड़ी ही मुश्किल हालातों से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियों पर जा रहा था और फिर मकान मालिक की कमरे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन मकान मालिक के कमरे की तरफ बढ़ते हुए ही मुझे किसी के जोर जोर की चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी, जिन आवाज़ों को सुनकर मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। यह आवाज़ बड़ी ही अलग किस्म की थी। मेरे माथे से अब पूरे पसीने छूटने लगे थे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वह सच हो गया तो मेरा बसा बसाया घर पूरा उजड़ जाएगा। यही सोचते हुए मैं कदम आगे बढ़ा रहा था। मैं जब कमरे की तरफ बढ़ा तो जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। जो मैंने सामने देखा उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मेरी पत्नी किसी की टांग पकड़कर पूरे जोश के साथ जो कर रही थी उसे सुनकर आपके भी पूरे होश उड़ जाएंगे। अब सुनिए, जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो आखिर मैंने क्या देखा। मैंने देखा कि मेरा जो मकान मालिक था वह एक तरफ खड़ा होकर मेरी पत्नी को बड़ी गहरी आंखों से देख रहा था, बल्कि दूसरी तरफ मेरी पत्नी बिस्तर पर लेटे एक बच्चे की टांगों को पकड़कर पूरे जोश के साथ उसकी मसाज कर रही थी, जिसे देखकर मैं पूरा हैरान रह चुका था। मकान मालिक मेरी पत्नी के सामने खड़ा उसे कह रहा था कि तुम्हारे रोज मालिश करने की वजह से मेरा बच्चा अब तंदुरुस्त होने लगा है। अब वह चलने फिरने भी लगा है। उसमें वह पहले वाली ताकत आ चुकी है। तुम बस कुछ और दिन इसकी अच्छे से मसाज कर दो ताकि ये अच्छे से दौड़ना भी शुरू कर दे। ये सब सुनते ही मेरी पत्नी रोते हुए कहने लगी कि देखिए, मैं आपकी मजबूरी को अच्छे तरीके से समझती हूँ, लेकिन आप भी मेरे हालात समझें। मैं रोज़ रोज़ अपने पति से झूठ बोलती हूँ। मैं मानती हूँ कि आप इसके बदले मुझे अच्छी खासी कीमत भी देते हैं, लेकिन मैं अपने पति के साथ और झूठ नहीं बोल सकती। उन्हें अंदर ही अंदर मुझ पर शक हो रहा है, कहीं मेरा पति मुझे ना छोड़ दे, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ और मेरा आपके साथ कोई चक्कर भी चल रहा है। इसी वजह से मैं अब आगे से आपके बेटे की मसाज बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। जिसे सुनते ही मकान मालिक मेरे पत्नी के आगे हाथ जोड़कर कुछ कहने ही वाला था कि तभी मैंने दरवाजे को एक धक्का दिया। दरवाज़ा हल्का सा बंद था, इसी वजह से वह तुरंत खुल गया और मुझे सामने खड़ा देखकर सब के सब हक्के बक्के रह गए थे। मेरी पत्नी तो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी थी। वह मुझे कहने लगी, यकीन माने मैं यहाँ पर कुछ गलत काम नहीं कर रही। मैं पत्नी की बातों को सुनते ही मैंने उसे कहा कि तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ, लेकिन मुझे यह समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि ये चाहते तो अपने बच्चे की मसाज किसी और से भी करवा सकते थे, लेकिन ये तुमसे और रात को क्यों करवाते हैं। तभी मेरी पत्नी मुझे कहने लगी कि मुझे लगा था कि इनकी मदद करने से आप मेरे बारे में गलत बात सोचेंगे, इसी वजह से मैंने आपको कभी सच नहीं बताया और हमारे घर के हालात भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। इसी वजह से मजबूरन मैंने इनकी बात को मान लिया था। मेरी पत्नी मुझसे माफ़ी मांग रही थी। तभी दूसरी तरफ से मकान मालिक हाथ जोड़कर मुझे कहने लगे कि मेरा तुम्हारी पत्नी को लेकर कोई भी गलत इरादा नहीं है। वह तो मेरी छोटी बहन जैसी है।
एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में मेरा बच्चा अपनी माँ के साथ अपनी टांगों की शक्ति को खो बैठा था, जिसकी वजह से मैंने कई जगह पर भी इसका इलाज भी करवाया था, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे कहा कि उसका बेटा कब ठीक होगा उन्हें भी कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे की टांगें बेजान हो चुकी थी। लेकिन जब से आपकी पत्नी ने चमत्कारी तेल के साथ बच्चे की पैरों की मालिश की है, उसके बाद मेरा बच्चा धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाने भी लगा है और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि वह जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाएगा। ये चमत्कारी जो तेल है ये रात के टाइम पर बनाया जाता है और उसे उसी वक्त तुरंत लगाया भी जाता है। इसी वजह से ये सब काम हम दिन में बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। इसी वजह से आपकी पत्नी को रोज़ रात को मेरे कमरे में आना पड़ता था। उन दोनों की बातें सुनकर मैं अपने मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पर शक हो रहा था। लेकिन शुक्र है भगवान का कि मैं अपनी आँखों से आज सच देख चुका हूँ। मैं अपनी पत्नी को तलाक देने वाला था, तो शायद यह मैं बहुत ही गलत काम करता। मैं मन ही मन अपने भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। हम सभी आपस में मिलकर बात कर ही रहे थे कि तब भी हमने पीछे से देखा कि मकान मालिक का जो बच्चा था वह धीरे धीरे उठकर हमारे पास आ रहा था, जिसे देखकर मकान मालिक की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। इतने सालों के बाद अपने बच्चे को देखकर उन्हें बड़ी ही खुशी हो रही थी। यह सब देखकर मेरी भी आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी मकान मालिक हाथ जोड़कर मेरी पत्नी से और मुझसे कहने लगा कि आपने मुसीबत के वक्त मेरी मदद की है, और जब तक आपके पति ठीक नहीं हो पाते तो मैं तब तक आपके घर का खर्चा दूंगा, और मुझे पता है कि आप ऐसे पैसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसी वजह से मैं आपको 500 बच्चे के शर्ट बनाने का काम देता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे की खुशी में मैं ये सारे कपड़े छोटे बच्चों में दान दूंगा। जिसे सुनकर हम दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। मेरी पत्नी मुझे लेकर वापस अपने कमरे में आ चुकी थी और वह मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी भी मांग रही थी। लेकिन मैंने कहा कि माफ़ तो तुम मुझे कर दो, बल्कि मैं ही तुम पर शक कर रहा था, और अगर तुम मुझे सच पहले ही बता देती तो ये सब बिल्कुल भी ना होता। हम दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और एक दूसरे के गले लग गए। इसी तरह हमारे दिन भी बीत रहे थे। अब हमें काम की कोई भी चिंता भी नहीं थी। घर के हालात भी बेहतर ही चल रहे थे, और अब इसी तरह मुझे पूरे 6 महीने भी बीत चुके थे। अब मैं धीरे धीरे चलने भी लगा था। मेरी पत्नी ने भी रात को वह चमत्कारी तेल बनाकर मेरे पैरों पर मसाज करनी भी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मैं कुछ दिन के अंदर ही पूरा अच्छे से भागदौड़ करने लगा था। अब मैं एक दूसरी जगह मिस्त्री का काम फिर से शुरू कर लिया था, और अब हमारे हालात पहले से और भी बेहतर हो चुके थे। अब मेरी शादी को पूरा 1 साल बीत चुका था और मेरी पत्नी ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम हमने सतीश रखा था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।